नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी ने आज पुलिस विभाग के साथ बैठक की, जिसमें तय किया गया कि राज्य में अब ई-एफआईआर होगी और जल्द ही राज्य में डिजिटल एफआईआर सिस्टम की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में गाड़ी चोरी, मिसिंग की एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होगी और बाद में अन्य सभी तरह की शिकायतों को भी डिजिटल तरीके से दर्ज किया जाएगा। सीएम धामी ने इसे लेकर मीटिंग की। गृह विभाग अब जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है, यानी अब पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन से एफआईआर दर्ज हो सकेगी और उसकी रसीद भी ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगी, जो कि स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा देहरादून पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक भवन, बैरक और क्वार्टर का शिलान्यास किया। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से इमारतों का निर्माण 1 साल के भीतर किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने 25 चीता मोबाइल को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड 2025 में 25 साल का होने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर इंसाफ मिल सके और किसी को एफआईआर के लिए भटकना ना पड़े। उनका यह कहना है कि उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में पुलिस और भी मजबूती के साथ काम करती हुई नजर आएगी, ताकि बदमाशों के साथ सख्ती से निपटा जा सके। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है और साथ ही साथ क्योंकि पुलिस में अभी चारधाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अच्छा काम करेगी। मेरी सभी को शुभकामनाएं। पुलिस के जवानों को अब पुरानी जर्जर बिल्डिंग्स में बने बैरक से जल्द ही निजात मिलने वाली है और अब पुलिस जवानों को स्मार्ट और स्वच्छ बैरक मिलेंगे। कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। स्मार्ट पुलिसिंग के तर्ज पर अब प्रदेश के हर पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। जवानों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट बैरक का भी निर्माण किया जा रहा है, जो हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस होंगे। सबसे पहले देहरादून पुलिस लाइन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 120 पुलिस जवानों के लिए 3 मंजिला बैरक तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासनिक भवन और गार्ड क्वार्टर भी तैयार किए जाएंगे, जिसका शिलान्यास मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये बैरक 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद दूसरे जिलों में भी इसी तरह के बैरक बनाए जाएंगे। जो भी हमारे भवन बन रहे हैं आज, जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इन बैरकों में पुलिस जवानों को हर सुविधा मिलेगी, जिसमें बेड, अलमीरा, स्वच्छ टॉयलेट के साथ ही कई दूसरी सुविधाएं भी होंगी। कोई भी पुलिसकर्मी लगभग 12 घंटे ड्यूटी तो कम से कम करता ही है, जो भी जिलों में पोस्टिंग है। तो उसमें जब भी वो घर आता है अपने, अगर वो बैरक में रहता है तो बैरक में अगर उसकी लिविंग कंडीशंस अच्छी हों तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है, उसको वो अच्छी नींद ले सकता है, अच्छा पंखा चल रहा है, उसके सामान के लिए वहाँ पर बेड रखा हुआ है, दीवान बेड है, वो उसमें अपना वैल्यूएबल आइटम रख सकता है। पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव में स्मार्ट बैरक एक बड़ी सौगात है। इससे पुलिस को स्मार्ट बनाने के साथ ही उसे और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस विपिन सांघी को आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। जस्टिस विपिन सांघी नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे। देहरादून राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद। इधर रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के आगे अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करना यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। आरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित 7 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है।
करीब 6 घंटे चौकी में बिठाए रखने के बाद नामजद कार्यकर्ताओं को जमानत पर छोड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करने को उत्पीड़न करार दिया। मंगलवार की सुबह यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और दिल्ली जाने के लिए खड़ी संपर्क क्रांति ट्रेन के आगे खड़े होकर अग्निपथ योजना का विरोध करने लगे थे। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी, हमारी वजह से कोई 1 मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई। लेकिन इस हिटलरशाह सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा। हरिद्वार में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग आपस में बुरी तरीके से लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडीबेल वाला मैदान का है, जहां पर बीते सोमवार की शाम को स्थानीय दुकानदारों और यात्रियों के बीच मारपीट हुई थी। वीडियो में कई युवक एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, सिर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से भी हमला कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत अभी तक मिली नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, वीडियो की जांच की जा रही है। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान होने के बाद जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। उधर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों में जमकर चप्पू और डंडे चले। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। नीलकंठ से वापस आते समय हरियाणा के कुछ युवक जो कि नशे में धुत थे, उन्होंने पहले टैक्सी यूनियन पर गाड़ी पार्क करने को लेकर एक ड्राइवर के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद मामला हाथापाई और मारपीट में तब्दील हो गया। किसी तरीके से मामला शांत हुआ तो कुछ ही दूरी पर फिर से हरियाणा के युवकों का स्थानीय लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते राफ्टिंग के चप्पू और डंडों से मारपीट शुरू हो गई। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर ऊंचे पुल से छलांग लगाने वाली एक तैराक दादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में करीब 80 साल की उम्र की एक वृद्ध महिला ऊंचे पुल की रेलिंग पर गंगा में छलांग लगाते हुए नजर आ रही है और उसके बाद तैरते हुए दूर निकल गई। वीडियो हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस बुजुर्ग महिला की तलाश कर रही है। पहाड़ों में प्री मानसून बारिश हो रही है और उसमें ही लगातार रास्ते बंद हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में जौलजीबी मुनस्यारी रोड फिर से बंद हो गई है। सुबह से ये रोड मलबा आने की वजह से बंद है, लेकिन बाद में रोड से मलबा हटाया गया और थोड़ी देर के बाद बांग पानी के पास रोड में एक ट्रक फंस गया। ट्रक धंसने से रोड में गाड़ियों की आवाजाही फिर से बंद हो गई। फिलहाल फंसे ट्रक को निकालने की कोशिश जारी है। आज सुबह ही 6 घंटे बाद जौलजीबी मुनस्यारी रोड को खोला गया था, जो सेरा घाट के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई। तो बागेश्वर में बारिश के बाद पहाड़ी दरकने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। बोल्डर और भारी मात्रा में मलबा गिरने से 5 सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। वहीं रोड बंद होने से गाड़ियों की आवाजाही भी बाधित हो गई है। तो उत्तराखंड में अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन प्री मानसून में ही बारिश के चलते प्रदेश में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जबकि जगह जगह पर बारिश के चलते रास्ते बंद हैं। प्रदेश में बारिश की वजह से होने वाली परेशानियां लोगों की जिंदगी पर आफत बनकर ना टूटे, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग जहां अपनी तैयारियों को मानसून सीजन के लिए मुकम्मल कर रहा है, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र भी समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। फिलहाल 30 जून तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं। हालांकि 29 जून को ऑरेंज तो 30 जून को येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस बीच हुई बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अनिश्चित मौसम के चलते बढ़ा तापमान ही प्री मानसून में तेज बारिश ला रहा है। 2 दिन एक्टिविटी अच्छी रहने वाली है और उसके बाद 30 में जब आप जाएंगे तो उसमें भी जो लाइट मॉडरेट रेन है वो तो ज़्यादातर जगह मिलनी चाहिए, पर हाँ ये कि जो हैवी रेन्स है वो कम हो जाएंगी। तो अभी शुरुआत है कि जो मानसून का फ्लो है अब पहुंचना थोड़ा शुरू हो रहा है, तो प्री मानसून शावर अच्छे वो मिल रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पुराने अनुभवों के आधार पर अभी से टीम गठित की जा रही है। हर अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए काम भी किया जा रहा है। सभी विभागों के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट के, उनके अलावा और जो डिफरेंट सेंट्रल एजेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग आर्मी, पैरामिलिट्री, आईटीबीपी वगैरह, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स वगैरह कैरी आउट करी गई हैं। उनके साथ डिस्कशंस हुए हैं और जो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको
चॉकआउट किया गया है। अब आपको बताते हैं उन नदियों के बारे में जो अभी से खतरे के निशान के काफी करीब हैं। पिथौरागढ़ की काली नदी का जलस्तर इस समय 889.20 मीटर है, जबकि इसका खतरे का स्तर 890 मीटर है। वहीं गोरी नदी इस समय 604.95 मीटर के स्तर पर बह रही है, जबकि इसका खतरे का लेवल 607.80 मीटर है। चंपावत की शारदा नदी इस समय 219.20 मीटर के स्तर पर बह रही है, इसका खतरे का स्तर 221.70 मीटर है। रुद्रप्रयाग की अलकनंदा नदी इस समय 621.10 मीटर के लेवल पर है, जबकि इसका खतरे का निशान 627 मीटर है। बहरहाल अभी 2 दिन की बारिश में ही प्रदेश की नदियों का जलस्तर उफान पर है, जो चिंता की बात है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए अभी से तैयारियों का मुकम्मल होना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में कैंट एरिया से सटे ग्रामीणों का सेना से फिर से टकराव नजर आ रहा है। आर्मी एरिया से सटे इलाकों में रहने वालों का यह कहना है कि सेना हर तरफ से बाउंड्री वॉल लगा रही है, जिससे उनके सदियों पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं। पैदल रास्तों के बंद होने से ना वो मंदिर जा पा रहे हैं और ना ही प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग कर पा रहे हैं। ग्रामीण स्थानीय विधायक के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर डीएम से मुलाकात करने पहुंचे। डीएम ने सेना के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का भरोसा दिया है और वो सारे इलाके को बाउंड्री वॉल से पैक कर रहे हैं। अब हमको अपने 100 मीटर नज़दीक जाने वाले गाँव को में भी 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर लेके वहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी विषम स्थिति पैदा हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पैमाइशी रास्ते हैं उन्हें खोला जाए, जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं उनमें हमारी बेरोड तो आवाजाही करने दी जाए। इस संबंध में हम जल्दी आर्मी के साथ में एक मीटिंग रख रहे हैं, क्योंकि आर्मी के कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेकर एक मीटिंग उनके साथ में रखी जानी है। उसमें स्थानीय नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी और अगर नहीं रिजॉल्व हो पाएगा तो फर्दर इसको हायर अथॉरिटीज़ को भेजा जाएगा। उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार चकाचक दौड़ रही है, लेकिन डबल इंजन हेलीकॉप्टर पुराना हो चुका है और नए हेलीकॉप्टर का खर्चा महंगा है। ऐसे में सवाल यह है कि किया क्या जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि नए हेलीकॉप्टर को लेकर क्या किया जाए, इसमें किफायत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का ये सरकारी हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में नजर नहीं आएगा। 15 साल पहले खरीदा गया ये सरकारी हेलीकॉप्टर अब पुराना हो चुका है और अब मुख्यमंत्री जैसे वीवीआईपी के लिए बहुत सुरक्षित भी नहीं है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री के सुरक्षित सफर के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इस चलाऊ सिस्टम से रोजाना काम नहीं चल सकता। यही देखते हुए अब प्लानिंग हो रही है कि नया डबल इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा जाए या लीज पर हेलीकॉप्टर लिया जाए। एक फुल इंजन हेलीकॉप्टर जो है लीज पर लेने के लिए जो है एक टेंडर भी हमने फ्लोट किया था। उसमें जो है 21 तारीख का लास्ट डेट था, बट कोई बिड पड़ा नहीं है। तो अभी जो है स्पेसिफिकेशंस आदि के संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सी रविशंकर का कहना है कि फिलहाल लीज पर डबल इंजन हेलीकॉप्टर लेने का प्लान है, ताकि धीरे धीरे पुराने सरकारी हेलीकॉप्टर को हटाया जाए और फिर नए हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में सोचा जाएगा। डबल इंजन हेलीकॉप्टर की खरीद महंगा खर्चा है और बाजार में डबल इंजन हेलीकॉप्टर की औसत कीमत 25 करोड़ से लेकर 60-70 करोड़ तक है। ऐसे में फिलहाल लीज के हेलीकॉप्टर से काम चला जाए या फिर नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाए, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल वीवीआईपी की सुरक्षा और बजट से जुड़ा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और फिर राज्य के बजट और बचत को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। देखिए, उसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे और जो हमारी टेक्निकल कमेटी होगी वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और उसके विचार करने के बाद जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, जिसमें उत्तराखंड राज्य को सबसे कम पैसा पड़ेगा, कम भार पड़ेगा, वो रास्ता हम अपनाएंगे। सरकारी दौरों और कामकाज के लिए डबल इंजन हेलीकॉप्टर सरकार की जरूरत है और पुराने हेलीकॉप्टर को बदलने के प्रोसेस पर काम शुरू हो चुका है, पर नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा या लीज के हेलीकॉप्टर से काम चला जाएगा, ये फैसला बजट को देखते हुए होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में जूना अखाड़े के वरिष्ठ संत और कोठारी महंत महाकाल गिरी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद नाराज संतों ने शहर कोतवाली पहुंचकर विरोध किया। हमले में महंत महाकाल गिरी को कई गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें देहरादून के सीएमआई अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद से अखाड़े के संतों में खासी नाराजगी है। हमला तब हुआ जब महंत महाकाल गिरी जूना अखाड़ा परिसर में देर रात टहल रहे थे। सभी हमलावर फिलहाल फरार हैं। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है।
और मेरी यही सबकी अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से मांग है कि तत्काल इस पे जो गुनाहगार दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। CMI में देहरादून में एडमिट कराया गया है, वहाँ पे उनकी कंडीशन स्टेबल है। CCTV फुटेज और अन्य जानकारी के माध्यम से हमारी टीम लगी हुई है उनको सर्च करने में। जल्द ही जो अभियुक्त हैं वो सर्च कर लिए जाएंगे और मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर पुलिस ने किच्छा हाईवे पर 2 दिन पहले विवाद के चलते एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाकर अराजकता फैलाने वाले लड़कों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है और पुलिस वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। कोटद्वार नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने निर्देशक शहरी विकास, जिला विकास प्राधिकरण और डीएम के साथ अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने 13 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। निगम ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण पर कार्रवाई उनके अधिकार में नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने अन्य को नोटिस जारी किया था। कोटद्वार के गौरव नैथानी ने जनहित याचिका दाखिल कर यह कहा था कि कोटद्वार नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया गया है और साथ ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अवैध निर्माण जमकर हो रहे हैं। याचिका में अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। जिलाधिकारी पौली गढ़वाल और नगर निगम कोटद्वार और जो प्राधिकरण है, जिला प्राधिकरण कोटद्वार को निर्देशित किया गया है कि आप 13 तारीख तक जो है इस मामले में आपने क्या इंक्वायरी की, क्या प्रोग्रेस हुई, वो रिपोर्ट जो है आप कोर्ट में जो है उसको जो है दाखिल करेंगे। दून वैली की ग्रीनरी और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए 34 साल पहले दून वैली इको सेंसिटिव एरिया की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो अब खत्म हो सकती है। राज्य सरकार ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। अपनी शानदार आबोहवा के लिए मशहूर दून वैली की ग्रीनरी के लिए कभी चूना पत्थर की खदानें अभिशाप बन गई थी। नतीजा 1989 में भारत सरकार ने दून वैली को इको सेंसिटिव एरिया के रूप में नोटिफाइड करते हुए यहाँ माइनिंग और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना पर रोक लगा दी। लेकिन राज्य बनने के बाद विकास के नाम पर 2020 में एक संशोधन के तहत दून वैली में रेड कैटेगरी को छोड़कर कम प्रदूषणकारी उद्योगों को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में MDDA, PCB समेत कई रेगुलेटरी अथॉरिटी यहां पर काम कर रही हैं, लिहाजा अब दून वैली के इस नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में केवल एक विशेष क्षेत्र के लिए एक विशेष नोटिफिकेशन, जो कि बहुत मतलब 3 दशक पहले जो इशू किया गया था, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर उसे देखें तो उसमें हम कहें कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और साथ तो इसी तरह से मॉडिफिकेशन के लिए ही कि या तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए या उसे विड्रॉ किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया। दून वैली नोटिफिकेशन को खत्म करने के खतरे भी कई हैं। उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हों चाहे सोशल एक्टिविस्ट, उनको डर है कि नोटिफिकेशन खत्म होने से दून वैली में एक बार फिर प्रदूषण करने वाले उद्योग और व्यावसायिक एक्टिविटीज की बाढ़ आ जाएगी, जो दून की आबोहवा के लिए खतरा बन जाएंगे। तो जो एक प्लान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात सामने थी, हो सकता है वो कहीं ना कहीं उससे हम लोग हट जाएं और दून वैली में हैपैजर्ड कुछ चीज़ एक्टिविटीज़ जो कि नहीं चाहते हैं, एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो शायद शुरू हो जाए। जो उसका USP है, जो हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की खासियत है, वो बाकी मैदानी क्षेत्रों से अलग है, तो हमें उससे प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मॉडल मैदानी क्षेत्रों में अप्लाई किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज खोली जा रही हैं, उसको हम यहाँ थोप दें। दून वैली में होटल, हॉस्पिटल, कमर्शियल एयरपोर्ट जैसे रेड कैटेगरी में शामिल बड़े प्रोजेक्ट के रास्ते में ये नोटिफिकेशन बड़ा रोड़ा बना हुआ है। पर्यटन और खनन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र की अनुमति लेने में सालों साल का समय लग जाता है। अब सरकार चाहती है कि अवस्थापना विकास के लिए जरूरी है कि इस तरह के प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। वन्यजीव प्रेमियों के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर है। दुनिया में विलुप्त हो रहे घड़ियाल यहाँ खूब फल फूल रहे हैं। यहाँ के सर्पदुली रेंज में एक बार फिर से घड़ियाल के बच्चे अंडे से निकले हैं। इस बार इनकी तादाद 50 के करीब है। घड़ियाल के नवजात बच्चों को देख कॉर्बेट में उत्साह का माहौल है। पिछले काफी समय से घड़ियाल बड़ी तेजी से विलुप्त हो रहे थे।
हाल ये भी जो है वहाँ मौके पर गए थे, तो लगभग 40 से 50 बच्चे जो है घड़ियाल के जो है वहाँ जो नए पैदा हुए हैं वो देखे गए हैं। तो स्टाफ को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है इनके संरक्षण के लिए जो कार्रवाई है, जो भी है, नियमित गश्त की जाए और जो भी इनके संरक्षण के लिए जो है कार्रवाई है वो की जाए।